गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जर्मनी में ज्यूज़ को के ऊपर अत्याचार किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया जर्मन से, और उनकी जो आर्यन नस्ल के जो बच्चे थे उनको ही जर्मन में रखा गया, बाकी को या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको अनाथ आश्रम में छोड़ा गया। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो स्टेप डेथ का जो सिलसिला चल रहा था, ये किस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया, किन किन स्टेप में इसको शुरू किया गया। सबसे पहला स्टेप आता है एक्सक्लूशन, जो कि 1933 से 39 तक था। इसमें कहा गया कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का अधिकार नहीं है, और ये न्यूरेमबर्ग जो राइट था, सिटीजनशिप जो राइट था 1935 के, उसके अकॉर्डिंग किया गया। इसमें क्या था, सबसे पहले कि जो जर्मनी या उससे संबंधित रक्त वाले जो लोग हैं वही जर्मनी में रह सकेंगे और उन्हें जर्मन राज्य का ही संरक्षण मिलेगा, बाकी को नहीं। यानी आर्यन नस्ल के जो लोग थे वही वहाँ पर रह सकेंगे। दूसरा, जो यहूदी और जर्मनी के बीच शादी को बिल्कुल ही रोक लगा दी गई, और अगर किसी ने शादी कर भी ली होती थी तो उसको एक ऑफेंस माना गया, उसको एक फॉरबिडन यानी एक अपराध माना गया। जितने भी यहूदी थे उनको नेशनल फ्लैग को फहराने पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी गई। अगर वो नेशनल फ्लैग फहराते हैं तो उसको एक अपराध के तौर पर देखा जाएगा। दूसरे और भी बहुत सारे कानून थे, जिसमें सबसे पहला क्या था कि जो ज्यूज़ थे उनको बायकॉट कर दिया गया, उनको उनके बिजनेस से बाहर निकाल दिया गया, बायकॉट कर दिया गया। जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थी उससे भी उनको बाहर रखा गया। ये ज्यूज़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया गया। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक बहुत बड़े पैमाने पर अटैक किया गया ज्यूज़ की प्रॉपर्टी पर, नरसंहार किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, और कुछ उनकी प्रॉपर्टी ली और उनको उनके जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर बहुत सारे हमले किए। उनके जो साइना गोजियस जो थे, यानी उनके जहाँ पर वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना घर जो थे उनको जला दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो घटना थी, इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेप आपको आता है कि गेटोजाइजेशन, यानी जो उन्होंने गैस चैम्बर, जो जिस तरीके से जहाँ पर गैस चैम्बर बनाए थे या जो गेटोस बनाए थे जहाँ पर उनको मारा जाता था, उसमें किस तरीके से उन्होंने मारा। सबसे पहले ये स्टेप आपका 1940 से लेकर 44 तक के बीच में आता है। इसमें कहा गया कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई भी हक नहीं है। सितंबर 1941 से जितने भी ज्यूज थे उनको आदेश दिया गया कि वो डेविड का जो येलो स्टार है वो अपनी छाती पर लगाएंगे, और उनके पासपोर्ट थे या उनके जो कानूनी पेपर्स थे उनको और उनको भी वो अपने साथ रखेंगे। उनके घर के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया जाएगा कि वो ज्यूज़ हैं। जर्मनी में उन्हें ज्यूज़ मकान में, और उनके जो ईस्ट वाला जो एरिया था वहाँ पर लॉज या वार्सा जैसे घेटो, जो उनकी घेटो बस्तियाँ जो थी उनमें बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति गरीबी वाली हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनको पेनफुली अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। ये बहुत पिछड़ गए थे, बहुत गरीब क्षेत्र थे। यहाँ पर घेटो में प्रवेश करने से पहले जो ज्यूज थे उनको अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। कुछ ही समय में जो घेटो की बस्तियां थी वहाँ पर भुखमरी, गंदगी और बहुत सारी बीमारियां फैल गई। थर्ड स्टेप हमारा आता है एनिहिलेशन 1941, यानी पूरा सर्वनाश का टाइम जो 1941 के बाद है। इसमें कहा गया तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो यूरोप के जो जितने भी ज्यूस मकान थे या जहाँ पर ज्यूस को यातनाएं दी जाती थी, और घेटो जो चैम्बर थे वहाँ पर निवास करने वाले ज्यूस को मालगाड़ियों में भरकर जो उन्होंने गेटोज या जो गैस चैम्बर बनाए गए थे वहाँ पर ले जाया जाता था। पोलैंड और बाकी जो ईस्टर्न एरिया जो थे, इसमें कौन कौन से जो पार्ट आते हैं, इसमें बेल्जेक, ऑश्विट्ज, सेबिबोर, त्रेबलिका, चेलमनो और मायनादेक में जो गैस चैम्बर थे वहाँ पर उन सभी को जो मालगाड़ी में भरकर वहाँ पर डाल दिया गया और उनको मार दिया गया। बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स जो थी, या जो हम कहें औद्योगिक टेक्निक्स जो थी, उनके माध्यम से इन सबको मारा गया। इट्स मीन कि अगर पलक झपकते ही
को बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से नई नई टेक्निक से उनको मारा गया। नेक्स्ट है नाजी जर्मनी और यूथ वर्क। जो नाजी जर्मनी में किस तरीके से यूथ था, यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर वाज फैंटेसिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। जो हिटलर था वो उसकी रुचि जो थी बहुत हद तक युवाओं में थी, यूथ में थी। उसका मानना था कि जितने भी शक्तिशाली नाजी समाज हैं उनकी स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उनको नाजी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसने स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर बच्चों पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। नाजी के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था, नाजीवाद जब हुआ तो स्कूल में क्या हो रहा था। बहुत सारे स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई, जिसमें क्या था, जो ज्यूस थे या फिर राजनीतिक रूप से जो अविश्वसनीय लोग थे, दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटा दिया गया था। जितने भी ज्यूस थे, ठीक है, उनको नौकरी से हटा दिया गया और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता, ज्यूस बच्चे अलग बैठते थे और जो जर्मन बच्चे थे वो अलग बैठते थे। जर्मन और ज्यूस एक साथ ना तो बैठ सकते थे ना एक साथ खेल सकते थे। इसके बाद जो अवांछित बच्चे थे उनको, यानी जो ज्यूस थे, जिप्सियों के जो बच्चे थे, उनको विकलांग बच्चों के स्कूल से निकाल दिया गया। और जो विकलांग बच्चों के स्कूलों से उनको भी विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40s की अगर हम सेंचुरी में देखें तो उन्हें भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया था। यानी जो ज्यूस या जिप्सीज के जो बच्चे थे उनके साथ भी इसी तरीके से व्यवहार किया जा रहा था जैसे कि अडल्ट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ किया जाता था। उन्हें बाकी जर्मन बच्चों के साथ ना बैठने का अधिकार था, ना खेलने का अधिकार था, ना ही वो उनके साथ रह सकते थे। तो स्कूल से जो जिप्सी या ज्यूस के जो बच्चे थे उनको और जो विकलांग जो बच्चे थे, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे थे, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और उनको भी गैस चैम्बर में मार दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा की जो प्रोसीजर था वहाँ से गुजरना पड़ता था। और यह विचारधारा जो थी कि प्रशिक्षण की एक जो पूरी लंबी प्रक्रिया थी, यानी पूरा उनको एक बहुत ही लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको नए सिरे से लिखा गया और जिसमें नस्ल के विषय में जो नाजी के विचार थे उनको सही ठहराया गया और नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया सब्जेक्ट भी उनके सिलेबस में शामिल कर दिया गया। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू ऑन मैथ्स क्लासेस। और जो मैथ्स की जो क्लास थी वहाँ पर भी ज्यूस की एक अलग तरीके की जो स्टीरियोटाइप जो उनके मन में जो धारणा बन गई थी उसको सही ठहराने की कोशिश की गई। बच्चों को सिखाया गया कि वफादार बने, आज्ञाकारी बने और जितने भी ज्यूस हैं उनसे नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। इवन फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वर नेचर इन स्पिरिट ऑफ वॉयलेंस एंड एग्रेशन अमोंग चिल्ड्रन। और जबकि खेल कूद के भी द्वारा बच्चों को हिंसा और एग्रीगेशन यानी आक्रामकता की भावना उनमें उत्पन्न की जाती थी। यानी खेल खेल में भी उनको इसी तरीके की चीज़ें सिखाई जाती थी। हिटलर का मानना था कि जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा आयरन हार्टेड, फौलाद के दिल वाला बनाती है, ताकतवर बनाती है एंड मस्कुलिन यानी उसको मर्द बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, मर्द बनाती है। जर्मन बच्चे या जितने भी यूथ थे उनको राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी जितने भी यूथ संगठन थे उनके ऊपर सौंप दी गई। यानी बच्चों में या फिर बच्चों और यूथ को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से पूरी तरह भर दिया गया और ये सारी जिम्मेदारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उन पर थी। 10 ईयर ओल्ड हैज़ एंटर जंक वॉक। और 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोक में एडमिशन दिला दिया जाता था। 14 ईयर की एज में सभी जितने भी लड़के थे, लड़कों को नाजियों के यूथ संघ या फिर हिटलर यूथ की सदस्यता उनको लेनी पड़ती थी। इस संगठन में युद्ध को उपासना और एग्रीगेशन, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सी और जितने भी अनडिजायरेबल जो लोग थे उनसे हेट करना सिखाया जाता था। और इसमें बहुत ज़्यादा गहन जो है विचारधारात्मक एक उनका फिजिकली तौर पर उनका ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और उसके बाद 18 साल की एज में वे लेबर सर्विस यानी जो
सर्व सेवा में वो शामिल हो जाते थे। देन दे हैड टू सर्व इन आर्म्ड फोर्स एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद वो वहाँ पर काम करते थे और किसी नाजी जो ऑर्गेनाइजेशन था उनको उनकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। द यूथ लीग ऑफ नाजी वाज फाउंडेड इन 1922, और नाजी यूथ लीग जो है वो 1922 में उसको बनाया गया, फाउंडेड किया गया। 4 ईयर लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ, और 4 साल के बाद ही उसका नाम बदलकर हिटलर यूथ कर दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में बहुत सारे लोग हो गए थे, ठीक है। टू यूनिफाइड यूथ मेंबर, यानी हम ये कहें कि 1933 में इसमें 12.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे और बहुत सारे यूथ हो गए थे। जितने भी यूथ आंदोलन थे टू unify the youth movement under Nazi control, all other youth organization were systematically dissolved and finally banned। और उसके बाद तो हम देखें जितने भी यूथ मूवमेंट जो आंदोलन थे उनको नाजी की ही तरह बिल्कुल एकजुट करने के लिए बाकी सभी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे पहले तो उनको डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, यानी सभी को यूनाइट करने का रखा गया, यूनाइट किया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मातृत्व की नाजी सोच, क्या सोच थी? नाजी चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकल डिफरेंट फ्रॉम द मैन। अब नाजी की क्या सोच थी? उन्हें ये था कि जो महिलाएं हैं, बार बार नाजी जर्मन में हर बच्चे को ये बताया जाता था कि जो महिलाएं हैं वो मैन से बिल्कुल अलग है। उन्हें समझाया जाता था कि जो औरत और मर्द के समान अधिकार अगर कहीं दिए जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, यानी उनके समान अधिकार नहीं हो सकते हैं। फाइट फॉर इक्वल राइट ऑफ मैन वुमेन हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। जो दोनों के अधिकार है सब वो अगर कहीं पर ऐसा होता है तो ये अधिकार क्या है? डेमोक्रेसी के ही डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और ये समाज को नष्ट कर देते हैं। इसी आधार पर लड़कों को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और पत्थर दिल वाला होना चाहिए, जबकि लड़कियों से कहा जाता था कि उनका काम क्या है? सिर्फ एक अच्छी माँ बनना और जो शुद्ध आर्यन जो बच्चे हैं उनको जन्म देना और उनको पालन पोषण करना। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए जो जीव्स थे उनसे दूर रहने के लिए कहा गया। घर संभालने और बच्चों को नाजी वाली शिक्षा देने का दायित्व भी सिर्फ माता को ही होता था। आर्यन संस्कृति एवं जो नस्ल को आर्यन संस्कृति और नस्ल को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ वुमेन्स का ही होता था। ये सिर्फ वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती थी कि उन्हें अपनी ब्लड की प्योरिटी को बनाकर रखना है, आर्यन सोसाइटी कल्चर जो है उसको आगे बढ़ाना है। 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की सर्वाधिक प्रमुख नागरिक माँ है, सबसे पहली नागरिक माँ है। लेकिन नाजी जर्मनी में जितनी भी माताएं थी उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो महिलाएं नस्ल पर अनडिज़ायरेबल थी, यानी जो रेसिकल बेस पर वो अनडिज़ायरेबल थी, उनको या जो अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। और जबकि नस्ल तौर पर जो वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन माताओं को इनाम भी दिया जाता था। यानी अगर कोई मदर किसी अनडिज़ायरेबल बच्चे को जन्म देती थी तो उसको तो पनिशमेंट दी जाती थी, बट अगर कोई रेसिकल डिज़ायरेबल बच्चे को जन्म देती थी तो उसको अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर ऑल्सो एंटाइटल कंसेशन ऑफ इन शॉप एंड ऑन थिएटर टिकट, रेलवे फेयर्स। यानी उन ऐसी माताओं को जो हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल में भी बहुत अलग अलग तरह की उनको सुविधाएं दी जाती थी, उनको थिएटर में रेलगाड़ी के टिकट में भी छूट मिलती थी। हिटलर ने बहुत सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को बहुत सारे उन्होंने इनाम भी दिए। उन्होंने यानी जो माताएं बहुत सारे बच्चों को जन्म देती थी उनको ऑनर दिया गया, अवार्ड दिया गया, ठीक है। और जिस प्रकार के अवार्ड बच्चों सिपाहियों को दिए जाते थे उसी तरह के अवार्ड उन माताओं को भी दिए गए। अब बॉन्स क्रॉस वाज गिवन फॉर चिल्ड्रन, जिनके पास 4 बच्चे होते थे उनको बॉन्स
क्रॉस दिया जाता था। एंड सिल्वर फॉर 6, जिनके पास 6 बच्चे थे उनको सिल्वर का, और जिनके पास 8 बच्चे होते थे उनको गोल्ड का क्रॉस दिया जाता था। ठीक है, उनको सोने गोल्ड का यानी सोने का क्रॉस दिया जाता था। ऑल ऑडियंस वुमेन वर डिवाइडेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्नड एंड सर्वली पनिश्ड। यानी ये जितनी भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्यन औरतों को पब्लिकली उनको पनिश किया जाता था और उन्हें बहुत दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को तो गंजा करके उनके मुंह पर कालक पोत दिया जाता था और उनके गले में तख्ती लटका दी जाती थी कि, और उसको लटकाकर पूरी सिटी में उनको घुमाया जाता था। उनके गले में जो बोर्ड लगा होता था उस पर क्या लिखा था कि आई हैव स्लिंग द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने अपने राष्ट्र के सम्मान को खराब किया है। मैनी रिसीव जेल सेंटेंस एंड लॉस सिविक ऑनर एंड एज वेल एज देयर हस्बैंड फैमिलीज फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। बहुत सारी औरतों को तो ना सिर्फ जेल की सज़ा दी जाती थी, बल्कि उनके जितने भी उनके सिविल राइट्स थे उनको छीन लिया जाता था और उनके पति और बच्चों से भी इन सिविल राइट्स को छीन लिया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, Nazi regime used language and media with care and often to great effect। नाजी शासन में जो लैंग्वेज और मीडिया का बड़ी होशियारी के साथ प्रयोग किया गया और उनसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। द टर्म दे कॉइंड डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव। और उनके जो तौर तरीके थे उनको बयान करने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ वो उनको भ्रामक यानी भ्रम में डालने वाले होते थे, बल्कि दिल को दहलाने वाले भी होते थे। नाजी ने अपने जो दस्तावेजों में कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यानी यहूदियों के जो उनके ज्यूज जो होते थे ज्यूज के लिए कहा है। यूथनेजिया जो विकलांग के लिए होता था, चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों को व्यक्त किया है। यानी उन्होंने कभी किसी को भी मौत और मर्डर वाले शब्द का यूज़ नहीं किया। एवैक्यूएशन यानी खाली कराना का मतलब होता था कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं, और बहुत सारे गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। ठीक है, डिसइंफेक्टेड एरिया एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर। और वो कैसा होता था, जैसे बाथरूम होता है और जहाँ पर फेक शावर लगे होते थे। मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर रेजाइम एंड पॉपुलराइज द वर्ल्ड वाइड। और जो मीडिया थी वो अपने शासन के लिए समर्थन प्राप्त करने और नाजी विश्व को पूरे में फैलाने के लिए बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करते थे। इन सब चीज़ों का नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, जो फोटो होती थी, जो फिल्म होती थी, एंड जो रेडियो पोस्टर और बहुत सारे स्लोगन जो होते थे, कैची स्लोगन, बहुत अच्छे आकर्षक स्लोगन, या बहुत सारे जो लीफलेट होते थे यानी इश्तहारी जो पर्चे होते थे उनकी हेल्प ली जाती थी। इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाई एज एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप्ड। और पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों को रटी रटाई जो उनकी पहली स्टीरियोटाइप जो थी उससे उसी की उनकी इमेज दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें इंसल्टेड किया जाता था, उन्हें शैतान का रूप बनाकर पेश किया जाता था। जितने भी सोशलिस्ट थे या लिबरलिस्ट थे, उदारवादी जो थे, वो उनको निर्बल, बहुत ज़्यादा वीक और डिग्रेडेड यानी अपने रास्ते से भटके हुए के रूप में बताया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर उन्हें बदनाम किया जाता था और जो प्रचार फिल्मों में ज्यूस के प्रति नफरत फैलाने पर बल दिया जाता था। यानी जितनी भी फिल्में बनाई जाती थी उसमें ज्यूस के को हेट करने वाला, ठीक है, जो प्रचार फिल्में होती थी, जो प्रोपेगेंडा फिल्में होती थी, उसमें हेट सिर्फ एक ही मैसेज दिया जाता कि ज्यूस को हेट करो। द इंटरनल ज्यू इस सूची की सबसे जो इनफेमस फिल्म है, द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज इंटरनल ज्यूज। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड। और जो ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज थे, जर्मन ज्यूज जो थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, उनको बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स ज्यूज की छवि
में किया जाता था कि वो पुराने ही तरह के ज्यूस है। देवर शॉन with flown braid waking kaftan, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were highly estimated community। यानी उन्हें किस तरीके से उन्हें दाढ़ी बढ़ाए कफ्तान पहने वाला दिखाया जाता था, जबकि जर्मनी जितने भी जर्मनी में ज्यूस थे और बाकी जर्मनी के बीच कोई अंतर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से काफ़ी मिले जुले होते थे। उन्हें केंचुए, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से कहकर उनको संबोधित किया जाता था। उनकी जो चाल ढाल थी, उनकी तुलना कुतरने वाले जो जीव होते हैं उनसे की जाती थी। नाजीवाद में जो इतने भी व्यक्ति थे उनको दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, और नाजी ने जो उनकी भावना को भड़काने वाले, गुस्से को भड़काने वाले, नफरत को अवांछित केंद्र पर केंद्रित कर दिया गया। उनकी यानी नाजीवाद ने व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर इस तरीके से प्रभाव डाला कि ज्यूस को बिल्कुल ही ज्यूस के खिलाफ उन लोगों को तैयार कर दिया, सभी के मन में ज्यूस के खिलाफ नफरत पैदा कर दी, और इसी अभियान से नाजी का सामाजिक आधार जो है वो स्टार्ट हो गया। The Nazi made equal effort to appeal of all different section of population। नाजी ने जनसंख्या के सभी हिस्सों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरे प्रयास किए। उन्होंने पूरे समाज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को केवल नाजी ही हल कर सकते हैं। इट्स मीन कि हिटलर ही हल कर सकते हैं, बाकी और किसी भी तरीके से उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स।